हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 11 पी ब्लॉक के तत्व का समूह 14 कल हमने शुरू किया था। और समूह 14 में कार्बन और सिलिकॉन ये दो ऐसे तत्व हैं जिनके बारे में हमको डिटेल स्टडी करना है। तो कार्बन से शुरू करते हैं आज अपन। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, अपररूपता क्या होती है। छोटी कक्षाओं में आप लोग पढ़ चुके हैं अपररूपता, है ना, एलोट्रॉपी, इंग्लिश में इसको कहते हैं एलोट्रॉपी। ठीक है, अपररूपता किसे कहते हैं? तो जब एक ही तत्व अनेक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण तो अलग अलग होते हैं परंतु इनके रासायनिक गुण बिल्कुल एक जैसे होते हैं, वे यौगिक एक दूसरे के अपर रूप कहलाते हैं। अपर रूप, है ना, मतलब इंग्लिश में एलोट्रॉप कहलाते हैं। और ये घटना अपर रूपता कहलाती है। भौतिक गुण तो समान, दिखने में समान, लेकिन रासायनिक गुणों में अगर अंतर आ जाए तो वो अपर रूप कहलाते हैं। एक ही तत्व, है ना, तो यहाँ पर क्योंकि हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं तो कार्बन के प्रमुख अपरूप कौन कौन से हैं? कार्बन के अपर रूप, ठीक है, कार्बन के मुख्य रूप से दो अपर रूप होते हैं। छोटे बच्चों से पूछा जाए कि भैया कार्बन के अपरूप कौन कौन से, तो फटाक से उत्तर बोलते हैं हीरा और ग्रेफाइट, है ना। लेकिन ये 8th क्लास तक आप लोगों ने इस तरह से पढ़ा होगा। हम लोग थोड़ी हायर क्लासेस में हैं तो हमारा जवाब ये होना चाहिए कि कार्बन के दो अपर रूप होते हैं, क्रिस्टलीय और एक होता है अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, ठीक है, ये कार्बन के दो रूप हैं। तो क्रिस्टलीय का मतलब क्या होता है कि कार्बन ऐसे पाया जाता है जिनमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच की दूरी निश्चित होती है, जिनकी निश्चित ज्यामिति होती है, एक निश्चित प्रकार की आकृति वो बनाते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय में जो कार्बन के कण होते हैं उनके बीच की दूरी फिक्स नहीं होती है, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। क्रिस्टलीय अपरूप के 3 पार्ट्स हैं, कौन कौन से? एक आता है आपका हीरा, है ना, दूसरा आता है ग्रेफाइट और तीसरा जो भी नया है बिल्कुल फुलेरीन, है ना, 1984 में इसकी खोज की गई थी, फुलेरीन। हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन, इन तीनों का डिटेल हम लोगों को पढ़ना है। अक्रिस्टलीय अपरूप का डिटेल नहीं दिया है लेकिन फिर भी हमको इनके बारे में पता होना चाहिए। अक्रिस्टलीय अपरूप जो होते हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो होता है कोक, यानी कार्बन का चूर्ण, है ना, कोक पाउडर इसको कहते हैं, जो अपचायक का कार्य करता है। एक होता है काजल, है ना, काजल, ठीक है, कार्बन कज्जल के नाम से भी इसको जानते हैं हम। एक होता है कोलतार, कोलतार मतलब डामर, जिससे कि डामर की सड़कें बनती हैं। और एक आता है चारकोल, है ना, अगले वाले का नाम है चारकोल। चारकोल क्या चीज है? कार्बन का ये भी काला चूर्ण होता है, पर चारकोल जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, है ना। 2 प्रकार के कौन कौन से? एक होता है पादप चारकोल, यानी पौधों से बनने वाला चारकोल, और एक होता है जंतु चारकोल। देखिए, चारकोल यानी कार्बन का चूर्ण, कार्बन का काला पाउडर, ठीक है, तो किसी भी पादप उत्पाद या जंतु उत्पाद ऐसे जिनको जलाने पर काला अवशेष बचता है वो चारकोल बन जाते हैं। तो ये 2 प्रकार के, पादप चारकोल और जंतु चारकोल। पादप चारकोल फिर 2 प्रकार का, कौन कौन से 2 प्रकार का? एक तो होता है काष्ठ चारकोल, काष्ठ यानी कि लकड़ी को जलाने के पश्चात जो शेष अवशेष बचता है, जो राख बचती है लकड़ी को जलाने के पश्चात, वो काष्ठ चारकोल के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार एक होता है शर्करा चारकोल। शर्करा चारकोल मतलब कि शर्करा यानी शक्कर को जलाने के बाद जो अवशेष, जो कैरेमलाइज्ड हो जाता है, कैरेमल जिसको हम कहते हैं, वो शर्करा चारकोल होता है। और आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा कि हम लोग जो शक्कर खाते हैं, वो जो शर्करा वाइट कलर की होती है, वो जलाने के पश्चात थोड़ी सी ब्राउनिश या ब्लैक हो जाती है। तो आपकी जो शर्करा है वो कैसे साफ होती है वो आपको अगले पॉइंट में मिलेगा। जंतु चारकोल जो होता है ना, ये फिर 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है रक्त चारकोल और एक होता है अस्थि चारकोल। अस्थि मतलब क्या भाई? हड्डियां, अस्थि चारकोल। तो जंतुओं की हड्डी को निकालकर, मृत जंतुओं की हड्डी को निकालकर उसको साफ किया जाता है, उसका वाइट पाउडर बनाया जाता है और उस पाउडर को शर्करा पर मिक्स किया जाता है, तो वो शर्करा
के शोधन में अस्थि चारकोल का इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका जो कलर होता है उसको साफ करने में अस्थि चारकोल का प्रयोग किया जाता है। तो ये हिस्सा हमको इतना डिटेल बिल्कुल नहीं पढ़ना है ना, हमारा काम है भैया हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरीन से, लेकिन फिर भी हमने अक्रिस्टल या अपरूप के बारे में बहुत कुछ जान लिया। ठीक है, तो अब हम लोग शुरुआत करते हैं कहाँ से, हम लोग शुरू करेंगे हीरे से, है ना। तो हमारा अगला जो प्रश्न है, ये प्रश्न समझ में आ गया अच्छे से, अपरूपता किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कार्बन के विभिन्न अपरूप बताइए। तो अब आपसे कोई पूछे कि भैया कितने अपरूप होते हैं कार्बन के, तो हीरा ग्रेफाइट नहीं बोलना है, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। अपरूपता के बाद अब हम अगला प्रश्न तैयार करेंगे हीरे पर, है ना। तो प्रश्न पूछते हैं, हीरे की संरचना, हीरे की संरचना, गुण और उपयोग लिखिए, है ना। हीरे की संरचना, गुण और उपयोग लिखिए। तो हीरे की संरचना और गुण जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें कुछ रीजनिंग प्रश्न भी हमको साथ ही साथ मिलते जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग हीरे की संरचना के बारे में बात करते हैं। सबसे मुख्य बात तो ये है कि हीरे की जो संरचना है उसमें आपको एक बात याद रखनी है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। जैसे ये कार्बन 4 से जुड़ा है, ये कार्बन भी 4 कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, ये भी 4 से जुड़ेगा, मतलब प्रत्येक कार्बन के आसपास 4-4 कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इसमें कोई भी कार्बन का कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, और हीरे में कोई भी इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं होता, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है ना। तो हमको पहले पैराग्राफ में एक नया प्रश्न मिल गया कि हीरा कुचालक क्यों होता है। मान लो अलग से आपको प्रश्न पूछे 2 नंबर का कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, तो सीधा सा जवाब है कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु, देखो अच्छा, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना 2-4, यानी हीरे में या कार्बन में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और चूंकि प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है तो चारों इलेक्ट्रॉन्स बंध बनाने में भाग लेने लग जाते हैं। अब जब चारों इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेंगे तो आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। आप अलग से प्रश्न लिख लो कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, तो इसका जवाब क्या देंगे कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, इसलिए इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इसलिए हीरा विद्युत का कुचालक होता है। चलिए एक बात तो समझ में आई, आगे बढ़ते हैं हम कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में बिल्कुल प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। इनके बीच का जो बंध होता है ना, वो कैसा होता है, प्रबल सहसंयोजक बंध। इतना स्ट्रांगली अटैच्ड होता है ये आपस में, इतने ज़्यादा स्ट्रांग तरीके से जुड़े हुए रहते हैं कि इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। एकदम प्रबल सहसंयोजक बंध द्वारा ये जुड़े हुए रहते हैं और ये आपस में मिलकर समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं। तो हमको एक बात क्लियर समझ में आ गई। अब हम देखते हैं हीरे की संरचना। तो हीरे की ये जो संरचना है, इसमें एक बात तो हमने क्लियर बोल दी कि प्रत्येक कार्बन परमाणु, मैं आपको अलग से बना के बताती हूँ, प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा रहता है ना। मान लो ये सेंटर का कार्बन परमाणु है, तो ये अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध होता है और ये आपस में मिलकर इस प्रकार की संरचना बनाते हैं, है ना। इस संरचना कैसी आकृति होती है इसकी, समचतुष्फलकीय। ये समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं जो कि त्रिविम जाल के रूप में दिखाई देती है। आपको दिखाई दे रहा है ना कि जाल जैसा बन गया है, तो ये समचतुष्फलकीय संरचना होती है जो कि त्रिविम जाल या नेटवर्क के रूप में पाई जाती है। इस वजह से हीरा जो होता है अत्यंत कठोर होता है। हीरा कठोर होता है, विद्युत का कुचालक होता है। कठोर क्यों होता है? क्योंकि इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है और प्रबल सहसंयोजक बंध के कारण ये आपस में
समचतुष्फलकीय संरचना बनाते हैं जो आपस में त्रिविम जाल के रूप में दिखाई देती है। इस वजह से हीरा अत्यंत कठोर है। ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर पदार्थ हीरा ही होता है। अच्छा, इसमें एक बात और है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच की जो दूरी होती है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है। 1.54 एंगस्ट्रॉम ये होती है हीरे के दो कार्बन परमाणुओं के बीच की दूरी। और सबसे प्रमुख बात कि हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणुओं के बीच में sp3 संकरण पाया जाता है। ये याद रखने लायक बात है। हीरे में देखो एक कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन परमाणु जो है वो 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा है। तो देखो sp3 का योग भी 4 आ गया क्या, एक s कक्षक और 3 p कक्षक, टोटल कितना आ रहा है 4। तो इससे आप समझ जाइए कि इसमें प्रत्येक कार्बन जो है वो अन्य 4 से जुड़ा है। sp3 संकरित अवस्था में होते हैं इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको पूरा वर्णन किया ये हीरे की संरचना का वर्णन था। आपको इस तरह का चित्र भी बनाना है। अगर आपसे ऐसा नहीं बनता तो आप इसको इस तरह भी बता सकते हैं कि एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है। अब हम लोग बात करते हैं हीरे के प्रमुख गुणों की। हीरे के प्रमुख गुणों में पहला पॉइंट तो हम लिख सकते हैं कि ये विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है ना। दूसरी बात, यह अत्यंत कठोर होता है। ये साथ ही साथ रीजनिंग क्वेश्चंस भी है, जैसे मैंने आपको पहले कैसे समझाया कि हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है, ऐसे दूसरा पूछते हैं हीरा कठोर क्यों है, त्रिविम जाल सहसंयोजक बंध प्रबल रूप से पाए जाते हैं इसलिए। इसके अलावा हीरा जो होता है वो पारदर्शी, देखा होगा ना रियल हीरा तो अपन ने बहुत कम देखा है, लेकिन हीरे के जैसा डुप्लीकेट हम लोग देख चुके हैं। तो पारदर्शी, चमकीला, है ना, बहुत सुंदर, चमकदार, पारदर्शी, चमकीला और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। वैसे भी क्रिस्टली ही तो है, होते हैं ये, क्रिस्टलीय ठोस होता है ना। ये इसके कुछ भौतिक गुणों की हम लोगों ने बात की। इसके अलावा हीरे के अंदर ज्ञात पदार्थों में सर्वाधिक कठोर है, ये भी हम लोग लिख चुके हैं। और ये निष्क्रिय होता है, ये किसी से भी क्रिया नहीं करता है, निष्क्रिय पदार्थ है। क्यों नहीं करता, क्योंकि प्रत्येक कार्बन परमाणु तो बेचारे बिजी हैं, एक कार्बन अन्य 4 से जुड़ा हुआ है इसलिए। अब हम लोग बात करते हैं इसके उपयोग की, है ना। तो इसके उपयोग वैसे तो पढ़े हुए हैं हमने, छोटी कक्षाओं में भी हीरे ग्रेफाइट का जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। तो हीरे का पहला उपयोग आभूषण बनाने में, आभूषण या रत्न के रूप में, है ना, आभूषण या रत्न के रूप में। बहुत सारे लोग हीरे के ज्वेलरी बनाते हैं, हीरे की बहुत ऑर्नामेंट्स बनाते हैं महंगे महंगे। दूसरा, हीरे का उपयोग आपको पता ही होगा, कठोर होने के कारण कांच को काटने में, है ना, कांच को काटने में हीरे का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, चट्टानों को भेदने में, चट्टानों को भेदने में, चट्टानों को तोड़ने में भी हीरे का प्रयोग करते हैं। अब आप सोचोगे इतनी महंगी चीज़ का इस्तेमाल चट्टान तोड़ने में करते हैं, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट होता है उसके कॉर्नर पे हीरा लगा दिया जाता है जिससे कि चट्टानों को भेदना आसान हो जाता है। इसके अलावा मोतियाबिंद के ऑपरेशन में, है ना, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट के ऑपरेशन में, है ना, कैसे करते हैं मोतियाबिंद का ऑपरेशन, तो लेज़र तकनीक द्वारा भी होता है आजकल। और जो भी उनका फॉर्सेप होता है, जो नीडल होती है उसकी नोक पर हीरा लगा दिया जाता है, बहुत ही फाइन होता है, वो बहुत शार्प होता है, उससे मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, कांच को काटने में, इसके लिए अपन एक शब्द यूज़ कर सकते हैं अपघर्षक के रूप में, है ना, अपघर्षक के रूप में, यानी ये एक ही बात है कांच को काटने में। तो ये आपका हीरा पूरा कंप्लीट हो गया। और हीरे में 2 रीजनिंग क्वेश्चन बने, हीरा कुचालक क्यों होता है, हीरा कठोर क्यों होता है ना। अब बात करते हैं हीरे के बाद ग्रेफाइट की। बिल्कुल ऐसा ही एक और प्रश्न बनाते हैं हम लोग कि ग्रेफाइट की संरचना, गुण और उपयोग लिखिए। ग्रेफाइट की संरचना, गुण और उपयोग लिखिए। तो बिल्कुल वैसे ही हम लोग शुरू करेंगे। सबसे पहले अपन संरचना की बात करते हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम इसका जस्ट अपोजिट देखते जाएंगे। जैसे हीरे में लिखा है कि प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है। इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 4 से, है ना। तो
इसमें एक कार्बन परमाणु कितने से जुड़ा हुआ होता है? 3 से। उसके पास कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जबकि इसमें प्रत्येक कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो हर बार क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच जाएगा। तो हीरे के समान ग्रेफाइट की संरचना बिल्कुल नहीं होती है। हीरे में एक कार्बन अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। इसलिए इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह विद्युत का क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है ना। धातु अधातु में आप लोगों ने अंतर पढ़ा है, तो वहाँ पे अपन लोग लिखते हैं कि जो धातु होती है वो विद्युत की सुचालक और जो अधातु होती है वो विद्युत की कुचालक होती है। पर वहाँ पे हम लोग एक अपवाद मेंशन करते हैं कि ग्रेफाइट इसका अपवाद है। ग्रेफाइट किससे बना है? कार्बन से, और कार्बन अधातु है। तो क्यों ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? क्योंकि ग्रेफाइट में एक कार्बन अन्य 3 कार्बन से जुड़ा होता है और प्रत्येक कार्बन के पास एक एक मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसमें विद्युत धारा का संचलन बहुत अच्छे से हो जाता है। इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है ना। आगे बढ़ते हैं। ग्रेफाइट में सुचालकता के अलावा इनमें प्रत्येक कार्बन परमाणु के बीच में सहसंयोजक बंध पाया जाता है, लेकिन इतना प्रबल और इतना मजबूत नहीं होता जितना मजबूत कि इसके अंदर आपको दिखाई देता है। तो इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और अगली बात कि इनके अंदर जैसे वहाँ पे लिखा है sp3 संकरण, तो ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होता है, यानी इसमें sp2 संकरण होता है। आप जरा टोटल लगा लो, एक s और 2 p कक्षक, एक s और 2 p कक्षक, यानी कुल कितने नए कक्षक? 3। तो इसका उत्तर 3 आ रहा है क्योंकि इसमें एक कार्बन अन्य 3 से जुड़ा है। उसका उत्तर 4 आ रहा था क्योंकि इसमें एक कार्बन अन्य 4 से जुड़ा होता है। तो अपन इसको भी ऐसे बता सकते हैं कि एक कार्बन जो होता है वो अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा हुआ होता है ना, 1 2 3। अब एक मजेदार बात कि हीरा जो है वो बहुत ज़्यादा कठोर होता है, लेकिन ग्रेफाइट नर्म मुलायम होता है। ग्रेफाइट नर्म मुलायम इसलिए होता है क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है? षटकोणीय परतें पाई जाती हैं। ये देखो, ग्रेफाइट के अंदर इस तरह से षटकोणीय परत होती है और इन परतों के बीच में जो बंध पाए जाते हैं वो बहुत ही कमज़ोर होते हैं। ये देखो, ये ऐसे अलग अलग ग्रेफाइट की परतें बनाई जाती हैं, है ना। ये एक परत हो गई, फिर थोड़ी दूरी पे ये दूसरे प्रकार की परत इसके अंदर आपको नज़र आ रही है ना। अब क्या होगा? ये तीसरे प्रकार की परत, है ना। तो प्रत्येक परतों के बीच में एक स्पेशल प्रकार का बॉन्ड होता है और वो बॉन्ड कैसा होता है? काफ़ी कमज़ोर प्रकार का होता है ना। ग्रेफाइट में अलग अलग परतें तो हैं। अब इन परतों के बीच में ऐसे दुर्बल वॉन डर वाल्स बल पाए जाते हैं। क्या नाम लिया मैंने आपके सामने? कौन से बल होते हैं? दुर्बल वॉन डर वाल्स बल। और ये दुर्बल वॉन डर वाल्स बल जो है, क्योंकि नाम से स्पष्ट है, दुर्बल यानी कमज़ोर, इतने कमज़ोर होते हैं ये बंध कि ये परतें एक दूसरे पर खिसकती है, फिसलती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ताश की गड्डियों से अपन लोग घर बनाते हैं, एक पहला लेवल दूसरा लेवल, तो वो ऐसे ऐसे आपस में से सरकते हैं, फिसलते हैं। तो ग्रेफाइट जो है वो इसलिए चिकना और मुलायम होता है ना। याद रखना, ग्रेफाइट चिकना भी होता है और मुलायम भी होता है, जबकि हीरा कठोर होता है। तो ग्रेफाइट इसलिए चिकना मुलायम होता है क्योंकि ग्रेफाइट की जो ये षटकोणीय परतें होती हैं, इन परतों के मध्य में दुर्बल वॉन डर वाल्स बल पाए जाते हैं और इन दुर्बल या कमज़ोर वॉन डर वाल्स बल के कारण ये परतें एक दूसरे पर सरकती या फिसलती हैं। इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिकने और मुलायम प्रकार के होते हैं और एक दूसरे पर फिसलते हैं। तो आपको अच्छे से संरचना भी समझ में आ गई। ऐसी अलग अलग आपको परतें बनानी हैं। अब बात करते हैं हम इसके गुणों की, है ना। तो गुणों में पहली बात, कैसा होता है ये? चिकना और मुलायम। ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों? तो रीज़न पता ही है, दुर्बल वॉन डर वाल्स बल, है ना। तो ये चिकना और मुलायम होता है। फिर जैसे हीरे के बारे में अपन ने क्या लिखा कि सुंदर होता है और कैसा दिखाई देता है? पारदर्शी होता है, चमकीला होता है। जबकि ग्रेफाइट जो है वो धूसर यानी ग्रे कलर का, धूसर या काला होता है। धूसर या काला मतलब कि आप लोगों ने पेंसिल देखी होगी, पेंसिल से जब लिखते हैं तो उसका कलर जो होता है वो चमकीला तो है, लेकिन धूसर या ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का होता है ना। और अगली बात, इसमें धातुओं के समान चमक होती है।
धात्विक चमक होती है। जब अपन पेंसिल से कोई डायग्राम बनाते हैं या पेंसिल से फर्स्ट टाइम जब लिखते हैं तो वो काफ़ी सुंदर चमकता हुआ नजर आता है और धीरे धीरे वो चमक फीकी हो जाती है। धातुओं में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। और सबसे मुख्य बात तो हमने बता ही नहीं कि ये विद्युत का सुचालक होता है, और विद्युत का सुचालक होता है इसलिए इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रोड्स के रूप में करते हैं। तो ये तो हो गए गुण। अब बात करते हैं अपन ग्रेफाइट के उपयोग की, है ना। तो ग्रेफाइट का उपयोग सबसे पहला आपको पता ही होगा, स्नेहक के रूप में। अलग से प्रश्न बन सकता है कि ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में क्यों करते हैं। स्नेहक मतलब कि ल्यूब्रिकेंट, है ना। इसका उत्तर मैं अभी बोल के बता देती हूँ। ग्रेफाइट की संरचना जो होती है वो षटकोणीय होती है, एक कार्बन अन्य 3 से जुड़ा है ना। ये देखो ये इस तरह से जुड़ा रहता है ना, ये एक कार्बन है, ये 1, ये 2 और ये 3 से जुड़ा है। ये कार्बन देख लो, ये वाला, ये 1, ये 2, ये 3, तो एक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ रहता है और ये षटकोणीय परतों के रूप में पाया जाता है। और ग्रेफाइट की प्रत्येक परत के बीच में दुर्बल वॉन डर वाल्स बल होते हैं जो एक दूसरे पर फिसलते हैं या सरकते हैं। इस वजह से ये स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक यानी ल्यूब्रिकेंट, जैसे ऑयल के साथ में, पेट्रोल डीजल के साथ में थोड़ा सा ऑयल मिलाते हैं तो उस तरह का इसका काम होता है। ये मशीनों को चिकना बनाने के काम में आता है। तो स्नेहक के रूप में के साथ साथ आप लिख सकते हो मशीनों को चिकना बनाने में, है ना। इसके अलावा पेंसिल बनाने में, है ना, पेंसिल जो होती है वो आपकी ग्रेफाइट की ही होती है। तीसरा, इलेक्ट्रोड के रूप में। इलेक्ट्रोड यानी कि हम लोग जब सेल पढ़ते हैं ना तो एनोड और कैथोड के रूप में एक सेल के अंदर 2 छड़ें डाली जाती है, तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल भी इस क्रिया में करते हैं। इसके अलावा नाभिकीय रिएक्टर्स में न्यूट्रॉन्स को अवशोषित करने में, तो न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर ग्रेफाइट की बहुत सारी छड़ें लगा देते हैं तो वो न्यूट्रॉन को अपने अंदर अवशोषित कर लेती हैं। तो ये आपका जो आज का प्रश्न है, हीरे की संरचना, गुण उपयोग और ग्रेफाइट की संरचना और गुण उपयोग, ये आपका पूरा हुआ। लेकिन साथ ही साथ मैंने कुछ आपको रीजनिंग क्वेश्चंस भी बताए हैं, उनको आपको अपनी कॉपी में क्लियर लिखना है। मैं आज फिर से रिपीट करती हूँ कि ऐसा प्रश्न आ सकता है कि क्या कारण है हीरा विद्युत का कुचालक लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है ना। तो हीरा विद्युत का कुचालक इसलिए होता है क्योंकि हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, इसलिए इसमें कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जबकि ग्रेफाइट इसलिए विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि उसमें प्रत्येक कार्बन अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं और प्रत्येक में एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ये विद्युत का सुचालक होता है। इस क्वेश्चन को आप लोग प्लीज़ लिखना सुनकर, और लिखने के बाद आप उसको कॉपी में नोट करेंगे, आप उसका फोटोग्राफ खींचकर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको सेंड करें, ताकि मुझे लगेगा कि ये सारा टॉपिक पढ़ाने के बाद आप रीजनिंग क्वेश्चन खुद हल कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न पूरा हुआ। दूसरा प्रश्न क्या पूछ सकते हैं कि हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट चिकना और मुलायम क्यों। तो हीरा इसलिए कठोर होता है क्योंकि हीरे में प्रत्येक कार्बन अन्य 4 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और इन कार्बन परमाणु के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं जो कि त्रिविम जालनुमा संरचना बनाते हैं। इस वजह से हीरा कठोर होता है। जबकि ग्रेफाइट इसलिए मुलायम होता है क्योंकि ग्रेफाइट में षटकोणीय परतें पाई जाती है और इन परतों के बीच में दुर्बल बंध होते हैं जो आपस में एक दूसरे पर फिसलते हैं, सरकते हैं, इसलिए ग्रेफाइट चिकना और मुलायम होता है। तीसरा कि ग्रेफाइट का प्रयोग स्नेहक के रूप में क्यों करते हैं। सेम उत्तर कि ग्रेफाइट में षटकोणीय परतें पाई जाती हैं जिनके बीच में दुर्बल वॉन डर वाल्स बल होते हैं और ये दुर्बल वॉन डर वाल्स बल एक दूसरे पर फिसलते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल स्नेहक के रूप में करते हैं। तो मैंने आपको इन 2 प्रश्नों के साथ साथ 3 रीजनिंग क्वेश्चंस बताए हैं और जैसा कि मैंने अभी कहा था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि आप इसके आंसर को लिखना और उनके फोटोग्राफ्स को कमेंट बॉक्स में सेंड करना।